तो बिहार की दृष्टि को जब देखते हैं तो पाते हैं जातियाँ बिहार में तब भी थी, पूरे भारतवर्ष में थी, आज भी हैं, लेकिन जातिवाद जिसमें चार लोग मिलते भी हैं तो उनका तात्पर्य ये जानने का नहीं होता कि व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है, कैसा है, उसका आचरण कैसा है। जानना चाहता है कि इसकी जाति क्या है। मगध क्षेत्र में हम लोग हैं, ये तो सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर शासक वर्ग सबसे निम्न वर्ग से चुना गया। अब सोचो उस समय के समाज में प्रतिक्रिया निश्चित हुई होगी। जिस अखंड भारत की हम लोग बात करते हैं तो उसका कहीं न कहीं उनके सूत्रधार चाणक्य थे। और आचार्य चाणक्य के मन में यदि भाव होता है कि चंद्रगुप्त की जाति क्या है, तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य बन पाता? कोई भी बिहार का व्यक्ति हो, चाहे बिहार में रहता हो, चाहे बिहार के कहीं बाहर रहता हो, यदि उससे आप पूछेंगे कि क्या बिहार के वर्तमान को लेकर आप संतुष्ट हैं? तो बिहार शून्य की धरती है, शून्य देने वाले हम ही लोग थे। तो आप सोचो उस समय का कितना बड़ा इनोवेशन था शून्य, लेकिन क्या आज हम इनोवेट कर रहे हैं? बिहार में तो क्षमता स्थापित है, सिद्ध है, इतिहास में हम लोगों ने किया है, लेकिन हमारे युवाओं से यदि आज बात करेंगे तो उनको मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? ऐसे स्वार्थी लोग कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में केवल बिहार के अंदर रहने वालों को नहीं, जो हैदराबाद में है, मुंबई में है, लंदन में है, दुबई में है, सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें क्योंकि सबके मन में यही कसक है जो मेरे मन में है। राजनीति का भी जो आधार चल रहा है तो आप देखेंगे अधिकांश जो लोग हैं और जो लोग आना भी चाह रहे हैं वो भी उसी जाति संप्रदाय के बंधनों को ही मूल मानकर राजनीति कर रहे हैं। 9th में थे, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, IIT पहुंचे तो घर जाने को मना हो गया, तो लगा कि क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के सीनियर IPS अधिकारी विकास वैभव सर से बात करने वाले हैं और इनसे समझने वाले हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार क्यों। पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इसके बाद इसके लिए क्यों समय निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब मिलने के बाद लोग अपने निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, फिर जो कार्यालय का जो काम होता है उसको करते हैं। उसके बाद लेकिन इनका जो रहा है, रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि 2003 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं और इनका शुरू से कम्युनिटी कह सकते हैं कि पुलिस का जो अभी सामुदायिक जो प्रयास शुरू हुआ है, ये प्रयास शुरू से रहा है। तो इस सारे पहलू पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर जी। तो हम अच्छा लगा मिलकर आपसे। नवादा की पावन भूमि पर हूँ और नवादा आना अपने आप में एक अच्छा अनुभव है। इससे पहले भी 3 अवसरों पर आना हुआ है। प्रकृति का सौंदर्य तो है ही, एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत भी नवादा में है। पढ़ता रहा हूँ, आदि मानव के अवशेष भी नवादा के जंगलों में मिले, ककोलत के आसपास मिले और अफसर का जो खुदाई हुई थी उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी तो गुप्त काल से ही पहले से वहाँ पर अवशेष मिलते रहे हैं और गुप्त काल में तो एक बड़ा प्राचीन मंदिर वहाँ स्थापित था जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से पूरे उत्तर भारत में उस एक अपने आप में उदाहरण है। तो नवादा से बहुत कुछ सीखने को है। नवादा में युवा संवाद के लिए आया था 2022 में, उसके बाद 23 में हिसुआ में भी युवा संवाद हुआ। नवादा के युवाओं को जब देखता हूँ तो दिखता है कि उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन का अभाव है। तो ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए अब जो लेट्स इंस्पायर बिहार है पूरे बिहार में तो चल ही रहा है, लेकिन नवादा में इसको कैसे हम लोग मजबूत करें, इसके लिए विशेष रूप से आज मैं नवादा आया। सर, इस शुरुआत करने की वजह क्या है इसको, क्योंकि आप तो छुट्टी मना सकते हैं, सैटरडे है, कल रविवार है, तो लोग इस डे का इंतजार करते हैं। देखिए, कोई भी बिहार का व्यक्ति हो, चाहे बिहार में रहता हो, चाहे बिहार के कहीं बाहर रहता हो, यदि उससे आप पूछेंगे कि क्या बिहार के वर्तमान को लेकर आप संतुष्ट हैं, तो निश्चित है कि उसके मन में अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जो प्रतिक्रिया आएगी, निश्चित आएगी कि नहीं, संतुष्ट नहीं है। बिहार का इतिहास तो बड़ा गौरवशाली था और यदि हम उस प्रकार के गुणों को लेकर चल रहे होते जो प्राचीन काल में थे, तो निश्चित आज भी बिहार की ऐसी स्थिति नहीं होती। आज बिहार को जब देखते हैं तो एक बड़ा कन्फ्यूज सोसाइटी हम देखते हैं। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और अस्तित्व मतलब अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहा है, उसको अपनी जाति में के रूप में अपना अस्तित्व दिखता है। उसको लगता है कि भाई मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। चार लोग मिलते भी हैं तो उनका तात्पर्य ये जानने का नहीं होता कि व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है, कैसा है, उसका आचरण कैसा है। जानना चाहता है कि इसकी जाति क्या है। अगर आपके जिले में DM SP की पोस्टिंग होती है तो लिस्ट आते ही पहली बार लोग पता करना चाहते हैं कि DM ये नहीं पता करना चाहते कि ईमानदार है कि नहीं, कर्मठ है कि नहीं, SP कैसा है। पहली बात जानना चाहते हैं किस जाति का है। यदि महाराष्ट्र के भी होंगे तो महाराष्ट्र से पता करते हैं कि महाराष्ट्र किस जाति का है। तो ये जो सोच है इस समाज को तोड़ने वाली है। बिहार में ऐसी सोच प्राचीन काल से नहीं थी। बिहार वेदांत की भूमि रही है, जिसमें वेदांत में यदि हम दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम पाते हैं हर व्यक्ति में तो है ही, किसी भी जीवात्मा में ईश्वर का अंश। इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार की दृष्टि हमारे पूर्वजों में थी। और जिस समाज में इस प्रकार का भाव आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस प्रकार का भाव हो कि इनके अंदर भी ईश्वर का अंश है, इनके अंदर भी ईश्वर का अंश है, मेरे अंदर वही अंश है जो पूर्ण है, वह किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। तो बिहार की दृष्टि को जब देखते हैं तो पाते हैं जातियाँ बिहार में तब भी थी, पूरे भारतवर्ष में थी, आज भी हैं, लेकिन जातिवाद
जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उस प्रकार का बिहार में नहीं दिखता। जिस मगध क्षेत्र में हम लोग हैं, ये तो सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर शासक वर्ग सबसे निम्न वर्ग से चुना गया है। अब सोचो उस समय के समाज में प्रतिक्रिया निश्चित हुई होगी, जो उस समय अपने आप को उच्च वर्ग में मानते होंगे, उनको लगता होगा भाई ऐसा कैसे हो गया। और उस समय का समाज तो बड़ा अलग था। अब बाकी भारत के क्षेत्रों को देखेंगे तो ऐसा नहीं पाएंगे, लेकिन बिहार को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, और अपवाद सकारात्मक अपवाद। और यही कारण था बिहार अपने समय से काफी आगे बढ़ता चला गया। जिस भूमि में हम लोग बैठे हैं, इसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी। आज भी हम उस प्रकार की सीमा की कल्पना नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, तब हम क्यों कर पाए सोच। तो आज बिहार की सोच कहाँ है? संघर्ष में लगे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। जाना कुछ और चाहिए था, करना कुछ और चाहिए था, कि हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे युवा मार्गदर्शन के अभाव में भटकते हैं। तो इसलिए एक अभियान जिसमें समाज के अच्छे लोगों को हम लोग जोड़ के समाज को कैसे दिशा दे सकें, प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार। तो मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो अच्छे लोग हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में जुड़कर यदि थोड़ा योगदान करने का प्रयास करें। और युवाओं को क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आज युवाओं की है। बिहार की यदि बात करें तो लगभग 14 करोड़ हम लोग पहुँचने वाले हैं। उसमें 9 करोड़ लगभग ऐसी संख्या है जो 30 वर्ष से कम है। भारत में सभी ने समेकित रूप से एक लक्ष्य तय किया है कि हम लोग 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और बिहार यदि विकसित नहीं होगा, जो एक बड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, बिहार से यदि लोगों को बाहर जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, तो क्या भारत विकसित हो सकेगा? तो बिहार के इस चैलेंज को, इस पैराडॉक्स को हम लोगों को ठीक करना होगा। इसमें दूसरा कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन हमारी युवा शक्ति अगर जाग गई, सही मार्गदर्शन, क्षमता तुम्हारे अंदर आज भी है। जब पूर्वज तब कर सकते थे जब संसाधन नहीं थे, तो आज संसाधनों के साथ हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन समझना हो कि हमको दृष्टि कहाँ लगानी है। जैसे आज यदि बात करें, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि उद्यमिता की क्रांति एक बिहार में आनी चाहिए, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, स्वरोजगार, इसकी ओर हमारे युवा प्रेरित हों। और जब हों तो प्रारंभ में कठिनाई आएगी। अभी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन उस प्रकार के लोन्स जब मिलते हैं तो बहुत लोग सफल हो भी जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। उसमें ऐसा हम प्रयास करें कि जो भी लोन लेते हैं वो सफल हों, उनको मार्गदर्शन हम दे सकें। तो एक छोटा सा लक्ष्य हम लोगों ने लिया कि हर जिले में 2028 तक स्टार्टअप्स हम लोग 5-5 ऐसे बना दें जो 100-100 लोगों को रोजगार देते हों। ऐसे 5 स्टार्टअप जहाँ हमारे युवाओं ने स्थापित किए, तो आप समझ सकते हैं 5 से 500 होने में कितना कम समय लगेगा, क्योंकि लोगों को प्रेरणा जगेगी। दूसरी, हम लोग इसमें देख रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है। तो क्यों ना हम लोग इसमें कॉन्सेप्चुलाइज करें कि बड़े बड़े पार्क्स हमारे जिलों में हो, जिसमें कि हमारे यूथ समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या आवश्यकता है, इसको अपने डेली यूज में हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत अलग होगा। आप यदि आज से 30 साल पहले की बात करते हैं, तो जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये नहीं था। जी नहीं। और इस प्रकार की बातें नहीं थी। लेकिन आज ये सहज है, किसी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है कि हम बैठे हैं। पहले लंबा तार होता था, उसमें लगा के कैमरा लगा रहता था। तो आने वाला समय इससे भी और अलग होगा। शायद इस माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैमरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हम किसी और रूप में कर रहे हो, तो उसके लिए अगर हम सोचिए कि हम इनोवेट करें, जैसे बिहार शून्य की धरती है, शून्य देने वाले हम ही लोग थे। तो आप सोचो उस समय का कितना बड़ा इनोवेशन था शून्य। लेकिन क्या आज हम इनोवेट कर रहे हैं? तो आप पाएंगे कि हमारे यूथ उस प्रकार की सोच रखना ही छोड़ दिए हैं। सरकारी नौकरी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। और इसमें संघर्ष बहुत है कारण करने के। थोड़ा यदि हम अलग सोचें, और स्पेशली इस एज में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें हम लोग इसीलिए बड़े स्तर पर जोड़ने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभ में जब जोड़ रहे थे तो उसमें बहुत लोग पूछते थे, भाई आपका क्या स्वार्थ है? तो हर व्यक्ति को लगता है कि आपका स्वार्थ होगा। तो मैंने कई बार कहा, देखो मेरा स्वार्थ यही है, यदि है तो मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ, क्योंकि मेरा एक ही स्वार्थ है, भूमि को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। और यही मेरा स्वार्थ, इसीलिए जो समय परिवार को मैं दे सकता हूँ शनिवार रविवार। मन में कसक है बाल्यकाल की, 9th में थे, बच्चों ने चिढ़ाया था बिहारी बोल के भोपाल में, और तभी मन में लगा था कि बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया, और मेरी क्या भूमिका हो सकती है, व्यक्ति के रूप में क्या हो सकती है। और तब जब उपनिषद पढ़ने लगे, जब आईआईटी में थे, उसकी भी एक कहानी है। आईआईटी पहुंचे थे, उसके पहले पेपर लीक हुए थे, बड़ी पीड़ा हुई थी। बिहार से हुए थे, उस समय दिल्ली में थे। आईआईटी पहुंचे, घर जाने की बड़ी इच्छा थी, पिताजी की पोस्टिंग बरौनी हो गई। गर्मी की छुट्टियों में मना किया गया कि बेगूसराय नहीं आना है, पकड़ के शादी होती है। तो 1 महीने की उस जो अवस्था थी 1998 में, तो बड़ी पीड़ा के साथ लगता था कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तब उपनिषद जब पढ़ने लगे, तो एक व्यक्ति का सामर्थ्य क्या हो सकता है, उसको मैंने समझने का प्रयास किया। और तब बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे पूर्वज कैसा सोचते थे, और तब लग उनका, उन्हीं का तो मैं वंशज हूँ।
उसी क्षेत्र से भी आता हूँ, तो क्यों ना उन पूर्वजों का स्मरण करते हुए हम प्रयास करें कि आज की पीढ़ी में, और तब लगा कि कैसे कर सकते हैं। जी। यदि अपने लिए केवल जीते रहे, कोई कॉर्पोरेट में नौकरी करने चले गए, मेरी नौकरी विदेश में भी लगी थी, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगी, तो लगा कि अपने लिए तो कर लेंगे, लेकिन यदि सिविल सर्विसेज में आते हैं तो कम उम्र में समाज में योगदान डायरेक्टली दे सकते हैं, और साथ साथ युवाओं के साथ जुड़ के उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। बड़ी भूमिका में बिहार में प्रयास कर सकते हैं परिवर्तन के लिए। ईश्वर की कृपा रही, पुलिस सर्विस मिला, बिहार कैडर मिल गया, और तब से यात्रा चल रही है। एसपी रहे जहाँ जहाँ, एसपी के कार्यों के साथ साथ संवाद कॉलेजेस में, स्कूल्स में करता रहा हूँ, चाहे बगहा हो, रोहतास हो, दरभंगा हो, जहाँ भी रहा। एनआईए में रहा बीच में, उसके बाद फिर बिहार आना हुआ, सीनियर पटना रहा। पटना सीनियर्स पे रहते हुए भी बहुत कठिन समय था, बहुत कम दिन रहा। शुरू के 2 साल 4 2 महीने 4 दिन ही मेरी पोस्टिंग थी पहले टर्म, और सेकंड टर्म करीब 3 महीने था। लेकिन यदि उस पीरियड को भी आप देखेंगे तो सारे काम करते हुए भी सुबह से कभी सेंट जेवियर में जा रहा हूँ, सुबह उठते पहला जो मॉर्निंग असेंबली होती है, तो किसी न किसी विद्यालय में जाकर बच्चों को जगाने का प्रयास करता हूँ। मन में एक उस प्रकार का भाव है कि बिहार में लोग जगें, उसमें मेरी भूमिका जो समय सीमित है जीवन का, उसका मैं उपयोग कर सकूँ। तो आने वाले समय में फिर भागलपुर जाना हुआ, तो वहाँ से एक युवा संवाद हम लोगों ने प्रारंभ किया। उसी का रूप है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें मुझे लगा केवल यदि मैं करता हूँ तो मैं तो करता रहूंगा, लेकिन बिहार के हर पंचायत में जा पाऊंगा क्या? पूरा जीवन भी यदि मैं यात्रा करूँ, प्रयास करूँ कि हर पंचायत के हर विद्यालय में जाऊँ, तो नहीं जा पाऊंगा। तो क्यों ना एक समूह का निर्माण किया जाए, जिसमें ऐसे लोग जिनके मन में भी इसी प्रकार की इच्छा है, उनको जोड़कर हम अध्याय स्थापित करें, और अध्याय के माध्यम से संदेशों को गांव गांव तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और इस रूप में बताएं कि जब तक तुम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर एकीकृत होकर बिहार के विकास को गति नहीं दोगे, बिहार का उज्जवल भविष्य संभव नहीं है। अच्छी बात है, आज पिछले 3 वर्षों की यात्रा में 2021 के 22 मार्च को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। 92,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम जोड़ सकते हैं उस ग्रुप जी। में, तो हम लोगों ने जोड़ा है, और लोगों को नियमित रूप से संदेश भी मिलते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा बहुत बड़ा है, बिहार के हर जन तक पहुँचना है। अभी हम लोगों ने बीच में पटना में कोऑर्डिनेटर्स की बैठक की थी, सभी जिलों से लोग आए थे। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2028 तक बिहार के हर पंचायत में एक लेट्स इंस्पायर बिहार की हम लोग टीम बना दें। इसी उद्देश्य के साथ नवादा भी आज आया हूँ कि जी। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर सकें जो स्वेच्छा से इसमें योगदान करना चाहते हैं। उनको हम कुछ दायित्व दे सकें कि अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में आप अभियान के संदेशों को आगे ले जाएं। संदेश कोई मेरा नहीं है, अपने ही पूर्वजों का संदेश है, पूर्वजों की अपनी धरती का संदेश है कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। तब यदि जा सके थे तो कारण हमारी सोच थी, आज भी आगे जा पाएंगे तो कारण हमारी सोच ही होगी। लेकिन सोच को बदलना होगा, उस अनुरूप ले चलना होगा जिसमें हम छोटे छोटे व्यवधानों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा कर सकें। क्योंकि है क्या सर कि बिहार में जो जातिवाद जो पहले नहीं थी, जो प्राचीन काल में जैसा कि सर बताए कि जातियाँ थी लेकिन जातिवाद नहीं थी। लेकिन आज के दौर में वो जातिवाद चरम पे, उसको आप कैसे टैकल कर पाइएगा? नहीं, पहले तो स्मरण करना होगा। अब याद कीजिए, अगर आप मगध की बात करते हैं तो अब जिस अखंड भारत की हम लोग बात करते हैं, तो उसका कहीं न कहीं उनके सूत्रधार चाणक्य थे। और आचार्य चाणक्य के मन में यदि भाव होता है कि चंद्रगुप्त की जाति क्या है, तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य बन पाता? केवल योग्यता। बिहार में हम लोग इसको देखकर आगे बढ़ते थे, और यही कारण आप देखें नंदवंश का भी उदय होता है। वैशाली में राजा अयोग्य थे, और राजा जब योग्य नहीं थे तो लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ गणराज्य की स्थापना कर दी, जिसमें लोग ही राजा को चुनेंगे, और प्रति वर्ष 7,707 गणराजा इस पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में चुने जाते थे, वज्जी महाजनपद में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडक थी, और ये सभी बिना किसी जाति के आधार पर चुने जाते थे। और चुनकर प्रतिवर्ष, अब सोचिए कैसी परंपरा उस प्राचीन काल में रही होगी जब माइक नहीं थे, जी। और बिना माइक के 7,707 गणराजा मिलकर चयन करते होंगे। तो अब बताता है कि हमारे पूर्वजों में किस प्रकार का साम्य भाव था, किस प्रकार से विवाद होते हुए भी उसके ऊपर उठकर एक रूपता, एक मत स्थापित कर पाते थे। आज भी कर सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ, जब गुण उस समय ऐसे दिखे, जब संसाधन नहीं था, आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जगाना। जैसे हनुमान जी के अंदर क्षमता थी, लंका तक लांघ सकते थे, लेकिन उनको इसका आभास नहीं था। लोगों ने जगाया तो जो लोगों को असंभव लगता संभव हुआ। तो इसी प्रकार से बिहार में तो क्षमता स्थापित है, सिद्ध है, इतिहास में हम लोगों ने किया है। लेकिन हमारे युवाओं से यदि आज बात करेंगे तो उनको मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? ऐसे स्वार्थी लोग कर रहे हैं जो केवल अपना हित सिद्धि के लिए उनको जाति के बंधनों में, धर्म के बंधनों में तोड़कर कहीं न कहीं भटकाते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए उनको सही मार्गदर्शन जब नहीं मिलता तो भटक भी जाते हैं। और उसका सबसे बड़ी उसकी त्रासदी ये है कि बड़ी जनसंख्या बिहार के आज बाहर है। हम अपने बिहार में रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे, जबकि सबसे बेस्ट ऑफ द माइंड्स आर इन बिहार। आप बाहर भी देखेंगे, सबसे जो योग्य छात्र होंगे तो विद्या के दृष्टिकोण से बेस्ट ऑफ माइंड्स आर फ्रॉम बिहार। जी। लेकिन विद द बेस्ट ऑफ माइंड्स हम लोग अपने बिहार को यदि बदल नहीं पाते तो फायदा क्या है? तो इसको बदलने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। इसके लिए लेट्स इंस्पायर बिहार में केवल बिहार के अंदर रहने वालों को नहीं, जो हैदराबाद में है, मुंबई में है, लंदन में है, दुबई में है, सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबके मन में यही कसक है जो मेरे मन में है, और इसीलिए
जो शनिवार रविवार है, कोई भी समय है, जीवन तो क्षणिक है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कुछ वर्ष और रहेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं उस कसक में यदि हमने भी किया, आपने भी किया, मिलकर हमने सबने कुछ कुछ योगदान करना शुरू किया, तो निश्चित अपने जीवन काल में एक बदलाव बिहार अवश्य देखेंगे। आपसे एक सवाल है सर, चूँकि आप आईआईटी किए हुए हैं, साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और हिस्ट्री का आपका बहुत लगाव रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हिस्ट्री तो बचपन से ही प्रिय थी, क्योंकि अपने आप को जानना हो तो इतिहास पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जो हिस्ट्री का लगाव हुआ है, वो आईआईटी जाने के बाद हुआ है। तो आईआईटी जाने के बाद जब गर्मी छुट्टियों में घर भी नहीं आ पाते थे, तो मन करता था जाने बिहार कैसा था, क्या था? उसी समय इतिहास के पुस्तकों को मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया। मुझे याद आता है 98-99 में ही ऋग्वेद मैंने पूरा पढ़ा था, उपनिषद सारे मैंने तभी पढ़े थे, और प्रक्रिया उस रूप में चलती रही कि महाभारत तो मैंने जाकर 2016 में पढ़ा है। जी। महाभारत पढ़ने की पूरी इच्छा थी, उस समय एआईजी ट्रेनिंग था, तो काफ़ी समय मिल सका। 1 साल लगा लगभग महाभारत पढ़ने में, लेकिन पूरे महाभारत के एक-एक श्लोक को मैंने पढ़ा, और उससे एक और नई दृष्टि विकसित हुई कि जो भारत को समझने में, और जो बात आप कहते हैं कि तब कर सकते थे, अब क्यों नहीं कर सकते? इस बात को मैं समझता हूँ कि अब निश्चित कर सकते हैं कि समाज में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब समाज परिवर्तन के उन्मुख हुआ है। महाभारत भी यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाएँगे अनेक ऐसे समय आए जब समाज के समक्ष चुनौती आई और समाज ने उसका एकजुट होकर एक समाधान किया है। तो आज बिहार में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ी जनसंख्या है जिसके साथ हमको विकसित होना है। इसके लिए हर व्यक्ति का दायित्व, चाहे किसी वर्ग का हो, उसको जोड़कर सही मार्गदर्शन में कि तुमको करना क्या है। यदि हम मार्गदर्शन नहीं देंगे तो जो लक्ष्य हमारा है, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएँगे। यदि हमारे युवा केवल सरकारी नौकरी तक ही सोचेंगे, तो कहीं भी सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए, अनेक लाख नौकरी दे सकती है, हर वैकेंसी को भर सकती है, लेकिन उसके बाद भी शायद जनसंख्या के 1% या शायद कुछ अधिक को ही हम नौकरी दे पाएँगे। तो बड़ी उद्यमिता की क्रांति आवश्यक होगी, और उसके लिए हर विद्यालय में माहौल बनाना पड़ेगा। हमारे शिक्षकों को बचपन से ही बच्चों को तैयार करना पड़ेगा कि उद्यमिता क्या है, आप कैसे एक जॉब सीकर ही नहीं, एक जॉब क्रिएटर भी बन सकते हो। और बाल्यकाल से इस प्रकार की प्रेरणा जब मन में जागृत होगी, तो आप देखेंगे आने वाले समय में नए-नए स्टार्टअप्स हमारे बिहार से निकलेंगे। और यदि बिहार के इतिहास की बात करते हैं, तो हम पाते हैं चंपा की बात आती है। चंपा को विश्व का पहला महानगर बौद्ध ग्रंथों ने कहा है, जी, और चंपा मतलब आज भागलपुर में उसके अवशेष पड़े हैं, चंपानगर में। जी, उसकी ऐसी उसकी प्रेरणा थी कि वियतनाम से जब लोग आते थे, दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 17वीं शताब्दी, 1500 वर्षों तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। इतने प्रेरित हुए। सोचिए, एक बिहार का नगर, उसमें ऐसी प्रेरणा थी, वहाँ से लोग जाते होंगे, लोग बाहर से आते होंगे, लेकिन एक देश ने अपना नाम रखा था जी, चंपा। वैसे आज भी आप दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएँगे, आप कोरिया घूमेंगे, तो बहुत सारे गाँव मिलेंगे, बहुत से नगर मिलेंगे, जिनके नाम प्राचीन बिहार के गाँवों पर बेस्ड है। तो अब सोचिए कैसी हमारी प्रेरणा रही होगी। तो उसका मतलब है कि हमारी उद्यमिता उस प्रकार की थी। लोग व्यापार करने जाते भी थे, व्यापारी आते भी थे। तो परंपरा हमारी रही है, लेकिन हम उसको स्मरण करते नहीं हैं। हमको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 36 जिलों में युवा संवाद हुआ है। बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला हम लोगों ने दिसंबर में प्रारंभ की, जिससे मुक्ताकाश में, क्योंकि टाउन हॉल में, ऑडिटोरियम्स में करने में एक सीमा होती थी, कितने लोगों को हम बुला सकते हैं। लेकिन जब मुक्ताकाश में कार्यक्रम होगा तो हज़ारों की संख्या हो सकती है। और बेगूसराय के कार्यक्रम लगभग 50,000 लोग आए थे, पूरे बिहार से आए थे। और संदेश बड़ा स्पष्ट था, हर जाति के थे, हर संप्रदाय के थे, कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता था। श्रृंखला चल रही है। आरा में हम लोगों ने जनवरी में कार्यक्रम किया। इस वर्ष जो जाड़ा आने वाला है, उसमें हम लोग 4 जिलों में कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो अब तय हो चुका है छपरा में 8 दिसंबर। बाकी 3 जिलों में हम लोग आकलन कर रहे हैं, जिसमें नवादा एक है, रोहतास और वैशाली। इन जिलों में भी कार्यक्रम करने की एक योजना चीज़ है। और समझना चाहेंगे सर कि चूँकि विकृतियाँ आई कैसे? क्योंकि आप तो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और करीब 1 लाख के करीब आपके ग्रुप से पहुँचने वाले हैं। तो ये विकृतियाँ कैसे आई? देखिए, विकृतियाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा आज आई हैं अचानक, जी, है ना? विकृतियाँ बिहार के समाज को यदि हम देखेंगे तो हम पाएँगे प्राचीन काल से ही एक समय आता है जब कुछ होता है, फिर विकृति आती है, फिर नवसृजन होता है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश का गुप्त वंश आता है, चीज़ें बदलती रही हैं। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जी, और उसमें एक ऐसा समय आया जब 7वीं शताब्दी के बाद पाल काल आता है, उसमें कहीं न कहीं हमारी सोच बड़ी इंटरनल हो जाती है। अब पाल काल को यदि हम देखेंगे, उसमें आप देखेंगे संघर्ष चल रहा था। जी, श्रावकों में और तीर्थकों में भी संघर्ष चल रहा था, जिसमें लोग आपस में संघर्ष करते थे। जी, तो उस प्रकार के संघर्ष में एक नई शक्ति आई, और कहीं न कहीं हम लोग बहुत इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी हो गए, और वही जो है उस रूप में जातियाँ और सुदृढ़ होती चली गईं। जी, जातियाँ पहले भी थे, लेकिन उस प्रकार का जातिवाद नहीं था, लेकिन उस प्रकार का जातिवाद धीरे-धीरे बढ़ता चला बढ़ता चला गया, और जब जी, बढ़ता चला गया उसका किसी ने तोड़ नहीं निकाला। अच्छा, और कहीं न कहीं उसमें हम लोग, जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो उसको अपना उस रूप अस्तित्व में ग्रहण करने लगे, इसको आज तोड़ने की ज़रूरत है। उस प्राचीन काल में जो इस प्रकार की भावना नहीं थी, उस ओर बढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें तभी संभव होगा जो जो वंचित हैं,
उनको हम आगे ले चलें, उनको आगे बढ़ाएं। जो भी लोग सक्षम हैं, अपना दायित्व समझें कैसे वंचित वर्ग को भी हम उस रूप में आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार जो हम लोगों ने इस प्रकार का आह्वान किया है, तो बहुत सारे लोग आए हैं जो निःशुल्क पाठशाला है, निःशुल्क चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगते हैं। इन सब का प्रयोग ये है कि ऐसा नहीं लगे, समाज तभी आगे बढ़ता है, समतामूलक समाज तभी आगे बनेगा जब जो वंचित हैं उनके लिए जो सक्षम है प्रयास करेंगे कि उनको भी आगे हम बढ़ाते हैं, और ये जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर हट के इस प्रकार के प्रयास हो। 2003 में सर आप ज्वाइन किए, तो पहला पोस्टिंग आपका कहाँ हुआ? देखिए, मेरी ट्रेनिंग भागलपुर में हुई थी, और भागलपुर के ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग मेरी एएसपी औरंगाबाद के रूप में हुई थी। तो इसी मगध क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद 2005 में इलेक्शन में अलग अलग जगहों पर मेरा जाना हुआ था, और फिर एएसपी दानापुर के रूप में 2005 में ही दिसंबर माह में मेरी पोस्टिंग हुई। वहीं सिटी एसपी पटना रहा, फिर बगहा का एसपी रहा करीब 2006 दिसंबर से 2008 के अगस्त महीने में रोहतास आया था। रोहतास में 2.5 वर्ष रहा। बगहा में भी एक बड़ा परिवर्तन करने का अवसर मिला। वहाँ क्राइम बहुत पहले से चल रहा था, किडनैपिंग्स बहुत होती थी, मीडिया में लोग मिनी चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था। लेकिन लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए जो डकैत गिरोह थे उनके इकोनॉमी पे प्रहार करते हुए, जो गन्ना लगता था उसको जब्त करते हुए, हम लोगों ने इस प्रकार से कार्य किया कि लोगों का विश्वास जीता, और लोगों के माध्यम से डकैतों के मन में इस प्रकार का भाव जागृत किया कि वाल्मीकि की भूमि है, महर्षि वाल्मीकि भी कभी रत्नाकर के रूप में आप लोग कहते हैं। तो सोचे जब उस समय परिवर्तन हो सकता था, तो चंपारण का संदेश ही परिवर्तन का है। और धीरे धीरे बात करते करते जब बातें होने लगी, तो 26 बड़े गिरोहों ने सरेंडर कर दिया, और जो संख्या किडनैपिंग 150 प्रतिवर्ष होती थी, 2008 में शून्य पर आ गई थी। आज भी उसी प्रकार यथावत है। तो एक समूल जिसको कहते हैं अपराध का जो परंपरा थी, उसको हम लोगों ने नष्ट करने का प्रयास कर सफल रहे, इतिहास के माध्यम से, लोगों को संवाद के माध्यम से जोड़कर। वही प्रयास मैंने फिर रोहतास में भी किया। रोहतास में आदिवासी पहाड़ पर रहते थे, रोहतास किले पर तिरंगा नहीं लहराया था बहुत समय से, कभी डकैतों का कब्जा रहा, बाद में उग्रवादियों का कब्जा रहा। आदिवासी भी मुख्य धारा से कटे हुए थे, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया कि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे कि उन्होंने इस दुर्ग को तब स्थापित किया जब संसाधन भी नहीं थे, और ऐसे दुर्ग को स्थापित किया कि जब मुगल आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने कहा कि दुर्ग अभेद्य है, ऐसा दुर्ग पूरे भारत में नहीं है। और सोचिए जब आपके पूर्वज ऐसा कर सकते हैं तो आप में क्या कमी है। उनके युवकों को हम लोगों ने कहा कि भाई आपको हम टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देते हैं, इस क्षेत्र में यदि पर्यटन का विकास होगा, नवादा में भी असीम संभावना है, रोहतास में भी है, उसी प्रकार का लगभग परिदृश्य है। लेकिन रोहतास में 2 किले हैं, शेरगढ़ का किला है, रोहतास का किला है, झरने बहुत हैं रोहतास में। तो हमने कहा आपको यदि टूरिस्ट गाइड की हम ट्रेनिंग दें, उस समय लोग हंसते थे कि टूरिस्ट गाइड कैसे आप बना रहे हैं जहाँ पे उग्रवाद इतना चरम पर है। तो हम यही कहते थे हम आगे की सोचते हैं, तुम अभी की सोच रहे हो, हम तो आगे का देख रहे हैं कि यदि लोग बदल गए तो उग्रवाद कितने दिन टिकेगा। और सच्चाई मानिए कि उस समय जो ऐसा हुआ, टूरिस्ट गाइड बनने की हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, गांव-गांव में सोन महोत्सव नाम का एक कार्यक्रम चला, अभियान चला, जिसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया, कंबल भी बांटे, टूरिस्ट गाइड के लोग साइकिल्स भी दी, टॉर्चेस दिए, शिक्षा की सामग्री दी, खेल सामग्री दी। बहुत कम समय में भयानक परिवर्तन आया और लोगों ने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस स्तर तक विरोध किया कि उग्रवादियों को बाध्य कर दिया कि आत्मसमर्पण करें, और जो शस्त्र उन्होंने पुलिस के साथ लूटे थे, उन्हीं शस्त्रों के साथ उग्रवादियों को भी सरेंडर करना पड़ गया, और सरेंडर उन लोगों ने किया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन बहुत कम समय में ऐसा आया कि आज रोहतास में आप किसी भी समय घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर आप रात में विचरण कर सकते हैं, कोई भय नहीं है। तो मैंने देखा कि जब छोटे-छोटे प्रयोग से जब वो संवाद करते हैं, अपने सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं, एक परिवर्तन आ सकता है। तो उसको यदि बिहार में हम करें, तो हर जिले में बहुत ऐसे स्रोत हैं प्रेरणा के, बहुत ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। और कहीं न कहीं उसी से अभियान, जिसको मैंने बगहा में सफल होते देखा, रोहतास में होते देखा, तो आगे भी जब मैं देखता हूँ कि बिहार को मैं बदलते हुए तब देखता हूँ जब लोग प्रेरित हो जाते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसी कार्य में मैं लगा हूँ। अभी वर्तमान में आपको लगता हो कैसे हो रहा होगा, लेकिन मैं जिस गति से चल रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि लोगों ने साथ दिया, लोग जुड़े और बड़ी संख्या में हर पंचायत में हम 2028 तक टीम बना सके, तो निश्चित 2047 तक आप देखेंगे बिहार एक विकसित बिहार होगा, जिसमें किसी को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआईए में भी आप काम किए? एनआईए में 2011 से 15 तक मैं रहा था। मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो वहाँ मैंने हैंडल किया, इंडियन मुजाहिदीन का केस था जिसमें काफ़ी लोगों पर चार्जशीट हुआ, पटना ब्लास्ट जो गांधी मैदान में हुआ था, और बोधगया ब्लास्ट। तो इसमें मुख्य रूप से मेरी भूमिका रही। इसके अलावा बर्दवान ब्लास्ट और माओइस्ट के भी कुछ केसेस मैंने हैंडल किए थे। तो सर ये ऊर्जा लाते कहाँ, हमको लगता है कि बगहा और रोहतास ये प्रयोग आपको कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा प्रदान नहीं, उससे एक अनुभव जो होता है ना, आप सीखते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं, यदि आपको कोई कहता भी है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं, जब बगहा में कर रहे थे तब भी तो लोग यही कहते थे, जब रोहतास बदल रहे थे तब भी तो लोग यही कह रहे थे, किसी को विश्वास नहीं था। मेरे मन में विश्वास था कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ
सही कर रहा हूँ, इससे चीज़ पर परिवर्तन आया। तो आज जब मैं बिहार में हर शनिवार रविवार घूमता हूँ, बहुत लंबे समय से घूम रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है वो क्यों कर रहे हैं। खराब बहुत है। लोगों ने तो यहाँ भी पूछा कि भाई आपको राजनीति में जाना है क्या? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, राजनीति तो अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, आने का हर संभव प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन मेरी अभी जो मेरा उद्देश्य है राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति करने से परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आप देखेंगे राजनीति का भी जो आधार चल रहा है, तो आप देखेंगे अधिकांश जो लोग हैं और जो लोग आना भी चाह रहे हैं, वो भी उसी जाति संप्रदाय के बंधनों को ही मूल मानकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब तक इससे ऊपर हम नहीं उठेंगे तो 2047 का बिहार हम नहीं बना पाएंगे। उसके लिए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति, सामाजिक जागृति आवश्यक है। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ, हर समय दे रहा हूँ, जो भी समय अवकाश का मुझे मिलता है। आज आपके साथ नवादा में हूँ, कल फिर रोहतास में रहूँगा। यात्रा चल रही है, प्रयास में हूँ, और यदि आपके माध्यम से लोग जागृत हुए, सशक्त हुए, अपने बिहार को जान सके, निश्चित हम सफल होंगे। क्योंकि आपका प्रयास तो जो चलता है, जब भी चुनाव आता है तो ये चर्चा होती है कि राजनीति में जाएंगे, फलाना जगह से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा तो चलती रहेगी, हम भी अपना काम करते रहेंगे। मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, बिहार बदलना है, जी। और बिहार बदलने के लिए हर संभव जो प्रयास है करना है। जी। और राजनीति अच्छी चीज़ है, मैंने कहा अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हर जिले में ऐसे युवा तैयार हो जो आने वाले समय राजनीति में और ईमानदारी के साथ राजनीति करें। कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव उनके मन में हो, अपने भूमि के प्रति समर्पण हो और कुछ अच्छा करने का भाव। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लोग जानना चाहेंगे। हम लोग एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और अनेक 5 भाई मेरे पिताजी हुए। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं। इंडियन ऑयल में उन्होंने नौकरी शुरू की, बीआईटी सिंदरी से पढ़ाई की। माता मेरी एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और उन्होंने फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पिताजी की पोस्टिंग में बीएड किया। पढ़ाया लिखाया उन लोगों ने, सदैव मन में प्रेरणा दी कि बेटा अच्छे से पढ़ो, स्थापित हो जाओ और समाज को कुछ दो, और जहाँ भी जाना ईमानदारी के साथ कार्य अवश्य करना। तो इसी एक परंपरा एक परिवार से निश्चित मिली है। दादाजी भी थे तो उनके समय लोग बताते हैं, मैंने तो देखा नहीं, कि बड़े उसूलों के बड़े पक्के थे। बिहट मेरा गांव है बेगूसराय में, जी जी। तो गंगा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सिमरिया बगल का गांव है। तो एक धार्मिक भी बहुत थे, और ईमानदारी का एक भाव बाल्यकाल से पूरे परिवार में रहा है, तो उसमें हम लोग बढ़ते रहे। यूपीएससी करने का विचार कैसे है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 9th में थे, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था। आईआईटी पहुंचे तो घर जाने को मना हो गया, तो लगा कि क्या कर सकते हैं अपने लिए। तो बाद में जर्मनी में भी नौकरी लगी, एक बड़ी कंपनी में भी लगी, जी लेंगे। लेकिन लौट के जब बिहार आएंगे, बेगूसराय जाएंगे और देखेंगे चीज़ें कुछ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं है, तो मन तो कहेगा कि तुमने क्या किया, तुम तो भी तो कुछ कर सकते थे। तो इसी भाव ने कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि यदि सिविल सेवा में आते हैं तो यहाँ किसी पैरवी की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आकर डायरेक्टली समाज में जुड़कर परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। आप जिस भूमिका में हो, और जिस समय आ रहा था उस समय बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप जाओगे तो आपकी तो पोस्टिंग भी नहीं होगी, आप तो शायद कहीं होमगार्ड में रहोगे, कहीं बटालियन में रहोगे, आपको तो मेन स्ट्रीम पोस्टिंग देंगे ही नहीं, क्योंकि बिहार ऐसा चल रहा है। और तब भी मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं, चलो कहीं भी नहीं दूँ, मैं तो बिहार में रहूँगा, और बिहार वेतन तो मिलेगा, लेकिन वेतन के साथ मैं लोगों से बात तो कर सकता हूँ, संवाद तो कर सकता हूँ। अनुभव मैंने आईआईटी में भी ग्रहण किया है, बहुत चीज़ों को सीखा है। तो मैं उस रूप में करूँगा, यदि प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति का मैं सहयोग कर सका, उसको प्रेरित कर सका, तो ये मैं करूँगा। और इसी भाव के साथ आया था, लेकिन किस्मत में देखिए तो अब बड़े-बड़े कार्य करने के अवसर मिले। पटना का सीनियर एसपी भी रहा, बगहा में भी रहा, रोहतास रहा, दरभंगा में रहा, भागलपुर डीआईजी 3 साल रहा हूँ, होम डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी रहा हूँ। आज भी बिहार सरकार की योजना परिषद का परामर्शी हूँ। पढ़ता रहता हूँ, इतिहास को जानता हूँ, और साथ में अवकाश के समय में पूरे बिहार में युवाओं के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर सर से समझने की कोशिश कर रहे थे कि लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या मकसद है, इनका पिछला पृष्ठभूमि क्या रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हमने विस्तार से बातचीत की है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।